नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज हम बात करने वाले हैं घुटनों से जुड़ी हुई एक ऐसी समस्या के बारे में, एक ऐसी थेरेपी के बारे में जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। विस्तार से समझेंगे और स्टूडियो में इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहित लांबा, जो कि डायरेक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट की फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं शुरुआत आपके साथ इसी सवाल से करना चाहूंगी कि हड्डियों का ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और ये कितना आम है लोगों में? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस मैं कहूँगा ऑर्थोपेडिक्स में देखे जाने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। ओल्ड एज में तो हम बहुत मरीजों को देखते ही हैं, हमारी फैमिली में भी बहुत लोगों को हमने देखा है। बट जैसे जैसे इंजरीज और स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, हम कई यंग पेशेंट्स में भी ऐसा देख रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि किसी भी जॉइंट का आर्थराइटिस हो सकता है जिसमें कि घुटने या कोई भी जॉइंट जो है अफेक्टेड है उसका कार्टिलेज घिस गया है। कार्टिलेज एक जॉइंट की स्मूथ कवरिंग होती है, जो कि दो बोन्स जो मिलकर जॉइंट बनाती हैं उनके एंड पर कार्टिलेज की चिकनाई वाली परत लगी होती है। जैसे जैसे वो घिसने लगती है वैसे वैसे उसको आर्थराइटिस कहते हैं। अब वो अलग अलग स्टेजेस में देखा जाता है, जो आपने कई बार सुना होगा। किसी की रिपोर्ट देखते हैं एक्सरे एमआरआई की, तो देखते हैं कि किसी में स्टेज 1, स्टेज 3, 4 लिखा हुआ है। तो स्टेजेस वाइज किस तरह होता है कि जैसे जैसे ये इस कार्टिलेज की थिकनेस कम होती जाती है, ये और घिसता जाता है, तो जितना डैमेज पूरा जॉइंट में इन्वॉल्व करता जाता है वैसे स्टेजिंग बढ़ती है। तो स्टेज 1 बहुत अर्ली आर्थराइटिस है, जिसमें एक लोकलाइज एरिया में थोड़ा सा कार्टिलेज को डैमेज हुआ, यानी कि रफली हम कहें तो 10 से 15% डैमेज हुआ। जैसे ये डैमेज बढ़ता गया, ऑलमोस्ट 60-70% तक पहुंच गया, तो ये स्टेज 2 और स्टेज 3 तक पहुंच जाता है। उसके बियॉन्ड यानी कि 70-80% के बियॉन्ड कार्टिलेज डैमेज होने पर, जॉइंट का एरिया इन्वॉल्व होने पर, उसको स्टेज 4 यानी कि एंड स्टेज आर्थराइटिस कहा जाता है। जी। तो अगर हम बात करें घुटनों के जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात करें, इसके उपचार के विकल्प क्या होते हैं? देखिए, ये भी स्टेज वाइज डिपेंड करता है कि जैसे बहुत अर्ली स्टेज में कोई मरीज़ हमारे पास आए तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जिसमें हम स्टेज 1 की अगर बात करें तो स्टेज 1 में हम सबसे पहले अंडरलाइंग कॉज को एड्रेस करते हैं कि अगर कोई इंजरी के कारण हुआ है तो हम उसको वापस रेस्ट एंड रिहैबिलिटेशन करते हैं, पेन मेडिसिन देते हैं। फिर उसके जॉइंट के आसपास, अगर हम घुटनों की बात कर रहे हैं तो जॉइंट के आसपास घुटने की क्वाड्रिसेप्स मसल, हैमस्ट्रिंग मसल्स, इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। वेट लॉस रिकमेंड करते हैं ताकि आपका वजन कम पड़े, गुड जॉइंट पे प्रेशर कम पड़े। ये सारी टेक्निक से हम इस जॉइंट डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी हमें हमेशा रीजनरेशन की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, अनलेस हम उस प्रोसेस को रोक दें। तो अगर हम वेट कंट्रोल करते हैं, हम अपनी एक्टिविटी बढ़ाते हैं, हम मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, तो इन तीनों तरीकों से, साथ में हम कुछ सपोर्टिव मेडिसिन देते हैं, तो स्टेज 1 को हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। जी। स्टेज 2 और 3 में जब हम जाते हैं तो हमें कई बार कुछ स्पेशल मेडिकेशंस की, या जैसा कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी की, वो सहायता की जरूरत पड़ती है। एंड स्टेज आर्थराइटिस, अगर हम बिल्कुल जॉइंट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, उस स्टेज में जॉइंट रिप्लेसमेंट एक अच्छा विकल्प रहता है। स्टेम सेल थेरेपी का आपने जिक्र किया, तो अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि स्टेम सेल थेरेपी क्या है और ये कितनी उपयोगी साबित होती है। देखिए, स्टेम सेल बेसिकली जो हमारे बॉडी से ही लिए गए सेल्स हैं, ये मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स जो हमारे बोन मैरो में अवेलेबल होते हैं। ये अलग अलग जगह से वैसे प्रोक्योर किए जा सकते हैं। सबसे कॉमन एरिया ऑफ प्रोक्योरमेंट होता है इसका बोन मैरो। फिर एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट सेल से भी ये लिए जा सकते हैं। फिर इसी तरह से हम एट द टाइम ऑफ बर्थ हम अम्बिलिकल कॉर्ड से भी ये सेल्स रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगर एक एडल्ट एज में आ जाने के बाद हम किसी पेशेंट के लिए स्टेम सेल की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो वो हमें सबसे कॉमनली बोन मैरो से मिलते हैं। ये एक आपके समझ लीजिए एक अर्ली सेल्स हैं जो कि रीजनरेट होकर, डिफरेंशिएट होकर किसी भी तरह की टिश्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब हम इनको प्रोक्योर करते हैं, हम इनको एक लैब में बोन मैरो सेल्स को भेजने के बाद उनको प्रोसेस करते हैं, उसको कल्चर करते हैं, और हमें वो टिपिकल सेल्स मिलके वापस मिलते हैं एक इंजेक्शन के फॉर्म में, जो कि जिसको हम वापस अगर आपकी नी में इंजेक्ट किया करते हैं या किसी भी अफेक्टेड जॉइंट पे इंजेक्ट करते हैं, तो वो कार्टिलेज बना सकते हैं और रीजनरेशन कर सकते हैं। एक टर्म होता है एलोजेनिक बोन मैरो, ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है? देखिए, ये स्टेम सेल्स की जो बात कर रहे हैं हम दो तरह के हैं। अगर हम पेशेंट के अपने ही बोन मैरो से लिए हुए स्टेम सेल्स को यूज़ करते हैं, उसको ऑटोलोगस कहते हैं। और अब ये कहीं कहीं केसेस में ये यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हमें मिलेंगे
नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के, वो बहुत एल्डरली एज के होंगे, उनके स्टेम सेल्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, उनके बोन मैरो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। ऐसे केसेस में एलोजेनिक स्टेम सेल्स जो कि हमें एक हेल्दी एडल्ट डोनर से लिए गए हैं और हमने उनको पूरे टेस्टिंग के थ्रू क्लिनिकली अप्रूव किया है, सारे इन्फेक्शन मार्कर्स को चेक किया है और उसको प्रोक्योर करके कल्चर करके हमने लैब में ऑलरेडी उसको रेडी कर रखा है। इसको एलोजेनिक स्टेम सेल्स कहा जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि एक तो हमें पेशेंट की बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं करना कि अगर आपकी पेशेंट की बायोलॉजी अच्छी नहीं है, उनके स्टेम सेल्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो हमें अच्छी क्वालिटी के इंजेक्टेबल स्टेम सेल्स भी नहीं मिलेंगे। और दूसरा, हमारे पास ये रेडिली अवेलेबल हैं, जिस टाइम पेशेंट को ज़रूरत हो हमें लैब से प्रोक्योर करके हमें इंजेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। ऑटोलोगस थेरेपी के बारे में भी कहा जाता है, तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि ये अपने खुद के स्टेम सेल से कितने अलग होते हैं? ऑटोलोगस थेरेपी, अगर आप खुद के स्टेम सेल से बात करें, ऑटोलोगस स्टेम सेल यानी कि बॉडी के लिए हुए स्टेम सेल्स, अगर हम पेशेंट की बॉडी से ही उनके बोन मैरो को डिराइव करते हैं, उसको कल्चर करते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि उसमें कुछ वेरिएबिलिटी की फैक्टर्स हैं। अगर वो हेल्दी एडल्ट नहीं है तो उनके स्टेम सेल्स भी हमें हेल्दी नहीं मिलेंगे। दूसरा, ये 2 स्टेज प्रोसीजर हो जाता है और वो एक प्रोलॉन्ग्ड और ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर हो जाता है, क्योंकि एक बार आपको बोन मैरो प्रोक्योर करना है, फिर उसको लैब में भेजना है जो इसमें कल्चर किया जाएगा और उसमें करीब करीब 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगेगा। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है और ज़्यादा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, पेशेंट को 2 स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो इसी कारण ये सारी डिसएडवांटेजेस को हटाने के लिए एलोजेनिक स्टेम सेल्स एक वरदान सिद्ध होते हैं। अब पूरे प्रोसेस के बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगी कि पूरा प्रोसेस कैसे किया जाता है? देखिए, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम सबसे पहले उनका इवैल्यूएशन करते हैं। अगर वो स्टेज 1, 2 या 3 तक के आर्थराइटिस में आते हैं और उनको नी पेन उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रहा है, तो यानी कि उनको कुछ ना कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अगर उनके बाकी सारे फैक्टर्स को हम करेक्ट कर सकते हैं, अगर हम उनका वेट कंट्रोल कर रहे हैं, अब उनकी फिजियोथेरेपी भी करी है, उनकी एक्सरसाइजेस से मसल स्ट्रेंथनिंग भी करी है, उसके बाद हमें अगर उनकी रीजनरेशन की बात करनी है तो हम उनको ये थेरेपी ऑफर करते हैं। ऐसे मरीज़ के लिए स्टेम सेल थेरेपी के लिए हम लैब से जो रेडिली अवेलेबल स्टेम सेल्स हैं उनको प्रोक्योर करते हैं एंड स्टराइल कंडीशंस में कई बार हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के साथ में करते हैं, नी के अंदर उनको इंजेक्शन की तरह दे दिया जाता है। ये सारा प्रोसीजर करीब 20 से 30 मिनट में हो जाता है अगर हम दोनों नीज़ की बात करें तो भी। एंड इसके बाद पेशेंट सेम डे चलते हुए घर वापस भी जा सकते हैं एंड विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स इनको उसके अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स की बात हुई, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी किन लोगों को इस थेरेपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ट्रीटमेंट का मिलता है? अगर हम टिपिकली पेशेंट प्रोफाइल की बात करें तो अर्ली आर्थराइटिस के पेशेंट्स स्टेज 1, 2, स्टेज 3 तक मैक्सिमम, स्टेज 4 को मैं से एक्सक्लूड करूंगा, लेकिन अर्ली आर्थराइटिस के पेशेंट्स जिनको डे टू डे एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही हैं वो इसके लिए अच्छे कैंडिडेट्स हैं। फिर कुछ ऐसे एल्डरली पेशेंट्स जिनके लिए सर्जरी बहुत रिस्की हो सकती है, तो हो सकता है वो स्टेज 4 तक भी जाते हैं, लेकिन उनके लिए सर्जरी बहुत रिस्की है, उनके लिए भी ये ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। मुख्य इसके फ़ायदे प्राइमरीली अगर हम जानने की कोशिश करें तो क्या है? तो स्टेम सेल्स 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो उनका काम है एंटी इन्फ्लेमेटरी काम, तो आपकी नी के आर्थराइटिस का इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन वो अंदर से कम करते हैं, तो उस प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं आर्थराइटिस को। दूसरा, वो रीजनरेशन में काम करते हैं, तो जो कार्टिलेज हमारा डैमेज हो गया है उसका फर्दर डैमेज रोकने में भी हेल्प करते हैं एंड जो डैमेज का रिवर्सल यानी कि कार्टिलेज की रीजनरेशन को भी हेल्प करते हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म स्टडीज देखते हैं तो उसमें हमें इवन कार्टिलेज का नए कार्टिलेज के बनने के भी एविडेंस मिले हैं। तो इन 2 तरीके से वो आर्थराइटिस के प्रोसेस को रोकते हैं और रिपेयर भी करते हैं। इसका कोई नुकसान, साइड इफेक्ट भी होता है क्या? अगर आप इसके टिपिकल साइड इफेक्ट्स पे जाएं तो बहुत अर्ली कुछ चेंजेस किसी को होता है कि इंजेक्शन के बाद किसी को तो कुछ दिन के लिए सूजन होना, हल्का फुल्का पेन होना, बट ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये थोड़ी सी आइसिंग, थोड़ी मेडिकेशन के साथ में यूजुअली ओवरकम हो जाते हैं। इससे ज़्यादा किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टेम सेल्स का रिएक्शन होना या रिजेक्शन होना ये आज तक नहीं देखा गया है, क्योंकि ये बहुत वेल प्रिपेयर्ड एंड इम्यूनोजेनिक नहीं है, मतलब ये उस तरह से नहीं है जिसका कोई इम्यूनोजेनिक रिएक्शन हो, तो ये पेशेंट के लिए बिल्कुल सेफ है। तो भारत में क्या ये थेरेपी पूरी तरह से अप्रूव्ड है, और अगर है तो किससे अप्रूव्ड है? 2 एजेंसीज, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड CDSCO जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन दोनों ने इसको अप्रूव किया है। एंड वी कैन प्राउडली से दैट इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री which has approved the use of allogenic bone marrow derived stem cells. So bone marrow से लिए गए
एलोजेनिक डोनर से लिए गए स्टेम सेल्स को नी आर्थराइटिस या कोई भी प्रकार के आर्थराइटिस के लिए अप्रूव करने के लिए भारत ने सबसे पहले कदम उठाया है एंड ये वाइडली अवेलेबल है। अब तक के जो स्टडीज़ हैं वो क्या बताती हैं कि ये जो थेरेपी है कितनी ज़्यादा असरदार है? ये थेरेपी रिसेंटली मार्केट में आई है एंड पेशेंट्स को अवेलेबल हो रही है। इसकी स्टडीज़ कई सालों से चल रही हैं, इनकी स्टडीज़ काफ़ी लॉन्ग टर्म से चल रही हैं। पेशेंट्स, इंडियन पेशेंट्स में देखा जाए तो इसकी स्टडीज़ अवेलेबल हो गई हैं और अर्ली स्टडीज़ ने बहुत इंकरेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। अर्ली स्टडीज़ में देखा गया है कि पेशेंट का पेन, स्टिफनेस वो इम्प्रूव होता है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में उनके कार्टिलेज डैमेज जो था वो रिवर्स भी देखा गया है और नया कार्टिलेज बनते हुए भी उसकी एमआरआई स्टडीज़ भी अवेलेबल हैं। तो पेशेंट को इससे पेन रिलीफ एंड आर्थराइटिस रिवर्सल दोनों के बेनिफिट मिल रहे हैं। आखिर में आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि भारत में इसका भविष्य क्या है इस थेरेपी का? देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए हमारे पास अनगिनत ऐसे मरीज़ हैं जो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी देखें तो हमारी कंट्री में कम से कम 15 करोड़ ऐसे मरीज़ हैं जो किसी तरह के आर्थराइटिस के से जूझ रहे हैं आज भी, और सबको ये लगता है कि आर्थराइटिस का मतलब एक सर्जरी ही होगी। लेकिन अगर पेशेंट हमारे पास टाइम से आ जाए, यानी कि अर्ली स्टेज में, स्टेज 1, 2, मैक्सिमम स्टेज 3 तक भी आ जाते हैं, तो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है एक वरदान के तौर पर, जो उनको उसी स्टेज पर रोक सकती है और उसको वापस रिवर्स कर सकती है। तो ऐसे मरीजों तक अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और वो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं, इस थेरेपी का फ़ायदा उठाते हैं, तो डेफिनेटली इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ जिनको आगे चलकर फाइनली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती, वो अर्ली स्टेज में इस थेरेपी को लेकर उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? मैं मेरी तरफ से एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन यही मैसेज रहेगा कि आप अपने आर्थराइटिस को सर्जरी मत मानिए। हर आर्थराइटिस सर्जरी नहीं होता, उसका अर्ली डायग्नोसिस करना और उसका कारण पहचानना और उसका स्टेज पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अर्ली स्टेज में हमारे पास आते हैं, किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, तो अब हमारे पास हमारे आर्मामेंटेरियम में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं रीजेनरेटिव मेडिसिन के नाम पर, जिससे हम आपके अर्ली आर्थराइटिस को उसी स्टेज पर रोक सकते हैं, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं और आपको आगे हो जाने वाले एडवांस आर्थराइटिस से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अब जब हमने बीमारी की बात कर ली, उपचार की बात कर ली, लेकिन ज़रूरी हो जाता है कि एक आम पेशेंट के लिहाज से क्या ये एक अफोर्डेबल थेरेपी है? देखिए, अभी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में नई इंट्रोड्यूस हुई है, तो अभी ये है कॉस्टली भी है, लेकिन कोई इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इसको अप्रूव कर रही हैं एंड हमारे एक्स सर्विसमैन अपनी ECHS कैटेगरी में भी इसका ट्रीटमेंट थेरेपी का फ़ायदा ले सकते हैं, उसमें भी अप्रूव हो गई है। आगे चल के आई एम श्योर जैसे जैसे और कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज भी इसको अप्रूव करने लग जाएंगी, क्योंकि ये ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से भी रेगुलेटेड और अप्रूव्ड है, तो और पेशेंट्स के विद इन रीच हो जाएगी। ये पूरा प्रोसीजर कितने दिनों का रहता है, कितना एक्सटेंड होता है? ये प्रोसेस एक वन टाइम प्रोसीजर है। जिस दिन हमें इंजेक्शन पेशेंट को देना है, हम उसी दिन पेशेंट को अपने क्लिनिक या अपने हॉस्पिटल में बुला सकते हैं। इंजेक्शन प्रोक्योर करके एक स्पेशल कंटेनर में, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर होकर आता है, वो हमारे पास पहुंचता है और हम उसको प्रिपेयर करके उसी दिन सेम डे लगा के, जिसमें प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि 20 से 30 मिनट मैक्सिमम लगते हैं एंड कुछ 2-3 घंटे के बाद ही हम पेशेंट को घर वापस भेज सकते हैं। रिकवरी की अगर हम बात करें तो रिकवरी कितना समय लेती है? रिकवरी में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ मरीजों को शुरू में थोड़ा बहुत पेन या स्टिफनेस होने के या स्वेलिंग होने के चांसेस रहते हैं, बट नॉर्मल मेडिसिन से, आइसिंग से ये चीज़ें अच्छे से कंट्रोल हो जाती हैं। पेशेंट्स पहले दिन से चलना शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा एक्टिविटी पहले 2-4 दिन के लिए नहीं एडवाइस करते। 1 वीक के विद इन आप ऑलमोस्ट अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, घर के बाहर भी घूमने जा सकते हैं, सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक मेडिकल साइंस के लिहाज से तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, व्यूअर्स सुन भी रहे होंगे, लेकिन कोई चीज़ नई अगर हम देखते हैं कि नया ट्रीटमेंट आया है, कोई नई चीज़ अगर मार्केट में आती है, तो उस पर भरोसा बहुत जल्दी नहीं होता है। तो हमारे व्यूअर्स को आप कैसे भरोसा दिलाएंगे, क्या ऐसा बताएंगे कि वो इससे डरे नहीं बल्कि इस थेरेपी के लिए आगे बढ़ें, उन्हें ज़रूरत है? तो देखिए, थेरेपी कोई रिसर्च स्टेज पे नहीं है, ये थेरेपी बहुत सालों से यूज़ हो रही है, बस जस्ट दैट कि हमें अब बहुत इजीली अवेलेबल हो गई है। इसकी थेरेपी के रिजल्ट्स भी हमारे पास लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। इस थेरेपी को यूज़ करने से, जैसा कि मैंने कहा, कि आप अर्ली स्टेज आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं और आगे हो जाने वाली ज़्यादा दिक्कतों से बच सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप डरे नहीं, अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस करें। अगर आप इस थेरेपी के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये ऑफ़र की जा सकती है, और जैसे कि मैंने बताया,
अर्ली स्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है, रिवर्स भी किया जा सकता है। शुरुआत में ही हमने खैर इस चीज़ को डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैं एक बार फिर भी मेडिकल साइंस के लिहाज से और इसे एक बहुत आसान भाषा में चाहूंगी कि आप एक बार हमारे व्यूअर्स को डिस्क्राइब करें कि स्टेम सेल आखिर क्या होती है, और किसी एग्जाम्पल के तरीके से अगर समझा पाएं तो वो भी बेहतर होगा। देखिए, स्टेम सेल्स आप देखें तो प्रिकर्सर सेल्स हैं जो हमारे बोन मैरो में अवेलेबल होते हैं। स्टेम सेल्स और भी जगह से अवेलेबल प्रोक्योर किए जा सकते हैं, जैसे कि बोन मैरो, आपके एडिपोज टिश्यूज फैट सेल से, या कि आपके अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड से। तो इनमें जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं ये एक ऐसे सेल्स हैं जो आगे चल के किसी भी टिश्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं, जहां उनकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे उस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनको आप ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे वाले सेल्स जो कि आपकी बॉडी में अर्ली स्टेज में, आपकी इन्फेंसी स्टेज में, एक जो बच्चा माँ के पेट में होता है, उन सेल्स से शुरू होके पूरी बॉडी बनती है। उस तरह के ये सेल्स हैं जो कि आपके बोन मैरो में अवेलेबल हैं, और हम उनको प्रोक्योर करके एक लैब में भेजते हैं जहाँ पे उनको कल्चर किया जाता है। तो जितने सेल्स हम भेजते हैं उनके साथ में हमें फाइनली जो आउटकम जो एक इंजेक्टेबल फॉर्म में मिलके आता है, उसमें कम से कम 25 मिलियन स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि ऑटोलोगस स्टेम सेल और एलोजेनिक स्टेम सेल्स, सॉरी, एंड वो आपके नी में इंजेक्ट करने पर आपके नी के कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं, यानी वो कार्टिलेज सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपका नया कार्टिलेज बना देते हैं। तो जहाँ डैमेज कार्टिलेज है उसकी जगह पे नया कार्टिलेज उसमें बन सकता है। बिल्कुल। क्या इसमें कोई जेंडर भी डिपेंड करता है कि मेल या फीमेल में ज़्यादातर देखने को मिलता है और असरदार होता है, कुछ ऐसा भी होता है क्या डॉक्टर? देखिए, नी आर्थराइटिस ज़्यादातर हमारी कंट्री में फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके कुछ अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कि कई बार वेट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल कम रहता है, मसल्स बहुत जल्दी वीक हो जाती हैं, न्यूट्रिशन भी कम रहता है फीमेल्स का। तो इन सब कारण से नी आर्थराइटिस जो है फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है इंडिया में। बट ये थेरेपी दोनों के लिए, मेल या फीमेल दोनों के लिए इक्वली अच्छी तरह से काम करती है, तो उसमें कोई ऐसा जेंडर चेंज नहीं है। बट ज़्यादा पेशेंट्स हमें इस तरह के जो मिलेंगे, आज भी जो मिल रहे हैं, वो फीमेल्स हैं। इस थेरेपी के लिए क्या कोई एज ब्रैकेट भी होता है कि हम इस एज में थेरेपी दे सकते हैं, सर्टेन एज जहाँ नहीं दी जा सकती है? देखिए, ये तो इसका एक ऐसा फैक्टर है जो ये एज न्यूट्रल है, क्योंकि आप ये अर्ली आर्थराइटिस तो किसी भी एज में हो सकता है। किसी को इंजरी के कारण आर्थराइटिस होता है तो वो यंग एज में भी हो सकता है, वो 18-20 साल की उम्र में भी स्पोर्ट्स खेलने के कारण कोई इंजरी हो जाए तो उसको भी कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। उस केस में भी ये थेरेपी यूज़ की जा सकती है। जब हम 60-70 की एज में आ जाते हैं, हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, एज रिलेटेड आर्थराइटिस होता है, उस केस में भी अर्ली स्टेज में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो हर एज ग्रुप में, हर एज ब्रैकेट में इसको यूज़ किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, घुटने का दर्द ऐसा होता है जो किसी को भी हो जाता है, एक बच्चा भी बोल देता है कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, और एक बुजुर्ग भी बोलता है। तो ये कैसे कैटेगराइज किया जाए कि आर्थराइटिस का पेन है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो इसके लिए टेस्ट होता है वो कुछ लोगों का पॉजिटिव आ जाता है लेकिन सिम्टम नहीं दिखते हैं, कुछ लोगों का नेगेटिव आता है, बावजूद इसके आर्थराइटिस के सिम्टम्स दिखते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए, हम जो बात कर रहे हैं आर्थराइटिस की एक ब्रॉडली कैटेगरी की बात कर रहे हैं। वो आर्थराइटिस के कारण कुछ भी हो सकते हैं। सबसे कॉमन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो एज के कारण होता है। सेकंड मोस्ट कॉमन होता है इंजरी से रिलेटेड, जो ट्रॉमा के बाद में, किसी इंजरी फ्रैक्चर हो जाने के बाद में कई बार आर्थराइटिस हो जाता है। और तीसरा होता है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रियोमेटॉइड और ऐसे इन्फ्लेमेटरी डिजीज होते हैं जिनकी आप शायद बात कर रहे थे। तो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस को टेस्ट से देखा जाता है, ब्लड टेस्ट कराया जाता है, और रियोमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया, तो ऐसे मरीजों को टेस्ट के बाद में दवाई शुरू की जाती है अर्ली स्टेज में। और जिनका आर्थराइटिस बढ़ जाता है तो उनको बाकी थेरेपी दी जा सकती है। थेरेपी नहीं दी जाती है, अर्ली स्टेज में दी जा सकती है, बट उनमें वो मेडिकेशंस देना भी बहुत ज़रूरी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अलग मेडिसिन है, उनको देना बहुत ज़रूरी है। हम जो बात कर रहे हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस या पोस्ट इंजरी के बाद में ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, उस स्टेज में दिया जा सकता है। और जो कि आपने कहा कि कैसे जाने कि हमारे जो पेन है वो आर्थराइटिस का पेन है, किसी और चीज़ का पेन है, तो इसके लिए एक डॉक्टर का क्लिनिकली एग्जामिन करना ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी है। और उसके बाद जो रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, कई बार हम एक्सरे कराते हैं अर्ली स्टेज में, कई बार हम MRI भी कराते हैं। इन सब इवैल्यूएशन और टेस्टिंग के बाद में हमें पता लग जाता है कि आर्थराइटिस का कारण, पेन का कारण क्या है। और ज़्यादातर, मेरी माने तो ज़्यादातर नी का पेन अर्ली एज में कम से कम आर्थराइटिस के कारण नहीं होता है। बट हम क्योंकि डरते रहते हैं कि इस बात से कि अगर हम जाएंगे कि डॉक्टर के पास दिखाएंगे तो पता नहीं क्या दवाई शुरू हो जाएगी या कहीं सर्जरी ना बता दी जाए, तो हम इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं लेते, कहीं दिखाते नहीं, पूछते नहीं। एंड फाइनली जब वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाता है तब हम जाते हैं, तब हमारे पास, हम स्टेज 4 में हो जाने के बाद हमारे पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। इसलिए डर से ज़रूरी है कि पहले डर से आगे निकलें। अब आजकल कोई भी नी पेन, हर नी पेन आर्थराइटिस नहीं है, हर नी पेन सर्जरी नहीं है।
और हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम अर्ली स्टेज में, जो पहले हमारे पास भी बहुत सारे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, अपार्ट फ्रॉम कि हम वेट लॉस की बात करें या एक्सरसाइजेस की बात करें या कुछ मेडिकेशंस की बात करें, बट स्टेम सेल एक बून, एक वरदान की तरह मिला है। और आई एम श्योर आगे चल के बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन इसको यूज़ करेंगे और बहुत सारे पेशेंट्स भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस थेरेपी से आप अर्ली स्टेज को डेफिनेटली बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, पर पेशेंट का टाइम पर ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि जो आपने बातें बताई हैं हमारे व्यूअर्स उसका ध्यान रखें। और इसीलिए देखिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले से आप सावधानी बरतें ताकि आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और स्टेम सेल थेरेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका हमारे बीच में आने के लिए, हमारे दर्शकों तक की महत्वपूर्ण जानकारी जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।